नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं कि पुलिस ने रिपोर्ट फाइल की या किसी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, पर उसके बाद होता क्या है? कैसे एक कागज का टुकड़ा या एक बयान, आप कह सकते हैं, पूरी कानूनी मशीनरी को हरकत में लाता है? यहीं पर एक शब्द आता है, संज्ञान, कॉग्निजेंस। बिल्कुल। और ये शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये वो पहला, शायद सबसे अहम दरवाजा है जहां मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि क्या किसी मामले में अदालत को दखल देना चाहिए। ये वो पहला फिल्टर है जहां न्यायिक विवेक का इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसी संज्ञान की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास जूरिस मास्टर चैनल की एक काफी डिटेल्ड स्क्रिप्ट है जो इसी मौजू पर फोकस करती है। तो कोशिश रहेगी कि इस शुरुआती लेकिन बेहद जरूरी कानूनी कदम को आसान भाषा में समझें। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, थोड़ा और बताइए। हाँ, देखिए, ऐसे समझिए कि ये न्याय के घर का मुख्य दरवाजा है। अब पुलिस जांच करके या कोई नागरिक शिकायत लेकर इस दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन दरवाजा खोलकर मामले को अंदर आने देना है या नहीं, ये फैसला संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट का होता है। सरल शब्दों में संज्ञान का मतलब है मजिस्ट्रेट का किसी अपराध पर न्यायिक रूप से ध्यान देना और ये तय करना कि हाँ, इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आधार बनता है या नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ फाइलों का आगे बढ़ना नहीं है, ये एक सोचा समझा, मतलब एक जुडिशियल डिसीजन है। इसका कानूनी आधार क्या है? कहाँ लिखा है इसके बारे में? हाँ, इसका जिक्र हमें मिलता है नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNSS की धारा 210 में। जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC थी, उसकी धारा 190 जैसी ही है ये। संज्ञान तब माना जाता है जब मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों पर अपना न्यायिक मन लगाते हैं, मतलब जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, और फिर आगे की कार्रवाई जैसे आरोपी को बुलाना है या नहीं, इस पर फैसला लेते हैं। और क्या इसके लिए कोई खास लिखित आदेश, कोई फॉर्मल ऑर्डर देना जरूरी होता है, या ये बस एक प्रक्रिया है? नहीं, देखिए, कोई फॉर्मल आदेश पास करना जरूरी नहीं है। जैसे ही मजिस्ट्रेट मामले पर न्यायिक नजरिए से विचार करता है और कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे लगे कि वो मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आरोपी को समन जारी कर दिया, तो मान लिया जाता है कि संज्ञान ले लिया गया है। कई कोर्ट के फैसलों ने भी इसे स्पष्ट किया है। हाँ, आपके स्क्रिप्ट में RR चारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1951 केस का जिक्र है। इसने क्या कहा था? बिल्कुल, ये बहुत पुराना और महत्वपूर्ण केस है। इसने यही कहा कि जिस क्षण, मतलब वो मोमेंट, मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों पर अपना न्यायिक दिमाग लगाता है, संज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच भी है जो तुलाराम बनाम किशोर सिंह 1977 केस से सामने आया। वो क्या क्या मतलब हर तरह की अदालती कार्रवाई को संज्ञान मान लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तुलाराम केस ने ये साफ किया कि अगर मजिस्ट्रेट सिर्फ पुलिस को आगे की जांच का आदेश देता है, जैसे CRPC की धारा 156(3) के तहत होता है और BNSS में भी इसका प्रावधान है, तो उसे संज्ञान लेना नहीं माना जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि तब मजिस्ट्रेट खुद मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा, वो तो जांच एजेंसी को कुछ करने के लिए कह रहा है। संज्ञान तब है जब मजिस्ट्रेट खुद मामले पर न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखता है। समझ गया। ये फर्क जरूरी है, मतलब जब मजिस्ट्रेट खुद ड्राइविंग सीट पर आकर मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करे, तब संज्ञान होता है। ठीक है। अब ये संज्ञान किन आधारों पर लिया जा सकता है? स्रोत में 4 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। बिल्कुल, इन्हें आप 4 खिड़कियों की तरह समझ सकते हैं जिनसे मजिस्ट्रेट अपराध की दुनिया में झांक सकता है। पहला रास्ता, किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर, कंप्लेंट जिसे कहते हैं। अगर शिकायत में दिए गए तथ्य पहली नजर में किसी अपराध की तरफ इशारा करते हैं तो संज्ञान लिया जा सकता है। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट पर, जब पुलिस जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट, मतलब चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, अदालत में पेश करती है। और हाँ, BNSS में अब ये साफ है कि ये रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी फाइल की जा सकती है। ये एक जरूरी अपडेट है आज के डिजिटल युग में। सही बात है। और बाकी 2 रास्ते क्या हैं? तीसरा है पुलिस या शिकायतकर्ता के अलावा किसी और व्यक्ति से मिली सूचना पर, या फिर अगर मजिस्ट्रेट को अपने निजी ज्ञान से ही किसी अपराध का पता चले। हालांकि सच कहूं तो ये तीसरा रास्ता व्यवहार में बहुत कम इस्तेमाल होता है। और चौथा, जो BNSS में खास तौर पर शामिल किया गया है, विशेष कानूनों के तहत, अगर किसी खास कानून, किसी स्पेशल लॉ में
किसी अधिकारी या व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया गया है तो उसकी शिकायत पर भी मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। इस पर विश्वामित्र बनाम ओपी पोदार 1984 केस का भी जिक्र है। वो क्या कहता है? हाँ, वो केस इस आम सिद्धांत को दोहराता है कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी है वो कानूनी प्रक्रिया शुरू करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीड़ित ही शिकायत कर सकता है। हाँ, कुछ खास मामले अपवाद हैं, जैसे मानहानि का मामला हो या सरकारी कर्मचारी से जुड़े कुछ अपराध हों। वहाँ कानून तय करता है कि शिकायत कौन दर्ज कर सकता है। अच्छा, तो एक बड़ा सवाल, क्या ये मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि वो संज्ञान ले या न ले? क्या वो कह सकते हैं कि आज मेरा मन नहीं है या ये केस मुझे पसंद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून यहाँ बहुत साफ है। अगर संज्ञान लेने की कानूनी शर्तें पूरी हो रही हैं, मतलब शिकायत या रिपोर्ट में अपराध बनता दिख रहा है, तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेना ही होगा। वो मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर सकते। संपत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1993 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून में लिखे शब्द संज्ञान ले सकता है, मे टेक कॉग्निसेंस का असल मतलब है संज्ञान लेगा, शैल टेक कॉग्निसेंस, अगर आधार मौजूद है। ये कोई खुली छूट नहीं है। ऐसा करना तो समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। अच्छा, तो ये एक ड्यूटी है, सिर्फ एक पावर नहीं? और इस स्टेज पर क्या सबूतों की बहुत गहराई से जांच होती है, जैसे ट्रायल में होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। संज्ञान लेने के स्तर पर मजिस्ट्रेट को सिर्फ प्रथम दृष्टया मामला देखना होता है, प्राइमा फेसी केस जिसे कहते हैं। यानी जो भी सामग्री उनके सामने है, शिकायत है, पुलिस रिपोर्ट है, गवाहों के शुरुआती बयान, क्या उसे देखकर पहली नज़र में ऐसा लगता है कि अपराध हुआ हो सकता है और मामला आगे बढ़ाने लायक है? यहाँ पर केस को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, बस शुरुआत करने का एक बेस होना चाहिए। गहराई से सबूतों की जांच वो सब ट्रायल के दौरान होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया की शुरुआत है, फैसला नहीं। अब संज्ञान लेने और असली मुकदमे यानी जांच, इंक्वायरी या ट्रायल के बीच का फर्क थोड़ा और साफ करते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं कभी-कभी। हाँ, ये बहुत अहम है। संज्ञान लेना सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया का औपचारिक आगाज है। इसे ऐसे समझिए जैसे रेस शुरू करने के लिए झंडी दिखाना, जबकि जांच, इंक्वायरी और ट्रायल वो पूरी रेस है जहां मामले के गुण दोष पर विचार होता है, सबूत देखे जाते हैं, गवाहों से जिरह होती है और अंत में फैसला सुनाया जाता है। संज्ञान बस स्टार्टिंग पॉइंट है। स्रोत ये भी कहता है कि संज्ञान अक्सर आरोपी की गैर मौजूदगी में भी लिया जा सकता है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि जिसके खिलाफ केस शुरू हो रहा है उसे पता ही ना हो शुरू में? हाँ, सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर इसके पीछे कानूनी तर्क है। देखिए, संज्ञान अपराध का लिया जाता है, व्यक्ति का नहीं, ऑफेंस का, अक्यूज्ड का नहीं। मजिस्ट्रेट पहले ये तय करते हैं कि क्या कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए। एक बार वो तय कर लेते हैं, यानी संज्ञान ले लेते हैं, तब प्रक्रिया के अगले चरण में आरोपी को बुलाया जाता है, समन किया जाता है ताकि वो अपना पक्ष रख सके। तो आरोपी को प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाता, बस उसकी भागीदारी संज्ञान लेने के बाद शुरू होती है। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ, अपराध का संज्ञान व्यक्ति का नहीं, ठीक है। और हनुमान सिंह बनाम राज्य 1997 केस का क्या महत्व है इस संदर्भ में? उस केस ने ये साफ किया कि अगर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से इनकार कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी बरी हो गया, मतलब डिस्चार्ज हो गया। बरी करने का फैसला तो ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर होता है। संज्ञान से इनकार सिर्फ ये बताता है कि मजिस्ट्रेट को शुरुआती स्तर पर मामला आगे बढ़ाने लायक नहीं लगा। ये दोनों बहुत अलग चरण हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ, प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उन्होंने संज्ञान ले लिया। अब आगे क्या होता है? देखिए, संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट के पास कुछ विकल्प होते हैं। बीएनएसएस की धारा 211 के तहत वो सबसे पहले तो आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगे कि मामले में कुछ और स्पष्टता चाहिए या पुलिस रिपोर्ट पूरी नहीं लग रही? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर मामला शिकायत पर आधारित है तो बीएनएसएस की धारा 202 मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वो समन जारी करने से पहले या तो खुद मामले की जांच, इंक्वायरी करें या पुलिस को जांच, इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दें। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी को बेवजह परेशान ना किया जाए और मामले में वाकई कुछ दम है भी या नहीं।
इस दौरान वो शिकायतकर्ता और अगर कोई गवाह हैं तो उनके बयान भी दर्ज कर सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट को पहली नज़र में ही लगे कि शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में कोई दम नहीं है, कोई मामला ही नहीं बनता, तो वो मामले को खारिज भी कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन जैसा हस्तीमल बनाम राज्य 1994 केस में कहा गया, ऐसा करने के लिए उन्हें एक तर्कपूर्ण आदेश देना होगा, रीजन्ड ऑर्डर, जिसमें कारण बताने होंगे कि मामला क्यों नहीं बनता। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मामला खारिज किया जाता है, उन्हें वजह बतानी होगी। या मजिस्ट्रेट की भूमिका कितनी स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट कितनी है, खासकर तब जब पुलिस रिपोर्ट कहती है कि कोई केस नहीं बनता, जिसे हम क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। क्या मजिस्ट्रेट तब भी संज्ञान ले सकते हैं? बिल्कुल, ये मजिस्ट्रेट की स्वतंत्रता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वो पुलिस की रिपोर्ट या उनकी राय से बंधे नहीं हैं, नॉट बाउंड बाय इट। उन्हें सामने रखे गए तथ्यों और सबूतों का खुद मूल्यांकन करना होता है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे मीनू कुमारी बनाम बिहार राज्य 2006 और उससे भी पहले अभिनंदन झा बनाम दिनेश मिश्रा 1968 में, ये साफ किया है कि अगर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट देती भी है, तब भी मजिस्ट्रेट उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाकर संज्ञान ले सकता है। और अगर मान लीजिए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, पर शिकायत करने वाला व्यक्ति उसे सहमत नहीं है, तब क्या? पास विरोध याचिका दायर करने का विकल्प होता है, प्रोटेस्ट पिटिशन जिसे कहते हैं। वो मजिस्ट्रेट से कह सकता है कि पुलिस की जांच सही नहीं हुई है और मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए। एच.एस. बेंज बनाम राज्य 1980 जैसे केसों ने ये स्थापित किया है कि मजिस्ट्रेट इस विरोध याचिका को एक तरह की शिकायत मानकर भी संज्ञान ले सकता है। तो रास्ते बंद नहीं होते आसानी से। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है कि सिस्टम में ऐसे चेक और बैलेंस मौजूद हैं। अब क्या कुछ खास तरह के अपराधों के लिए संज्ञान लेने की प्रक्रिया में कुछ अलग नियम भी हैं? स्रोत में बीएनएसएस की धारा 213 से 218 का जिक्र था। हाँ, कुछ संवेदनशील मामलों में कानून ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय रखे हैं, सेफगार्ड्स हैं, जैसे अदालत की अवमानना से जुड़े अपराध हों या सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान किए गए कुछ खास अपराध हों, या फिर शादी ब्याह से जुड़े कुछ अपराध जैसे द्विविवाह, बिगेमी या मानहानि, डेफेमेशन। इन मामलों में बीएनएसएस की धारा 213 से 218, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 195 से 199 जैसी हैं, ये तय करती हैं कि शिकायत कौन दर्ज कर सकता है। जैसे कुछ मामलों में सिर्फ संबंधित अदालत या लोक सेवक ही शिकायत कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मामला शुरू करने से पहले सरकार या किसी उच्च अधिकारी की मंजूरी लेनी जरूरी हो, सैंक्शन जिसे कहते हैं। इस मंजूरी या सैंक्शन का उद्देश्य क्या है? क्यों है ये जरूरी? इसका मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों या कुछ अन्य व्यक्तियों को बेवजह के तंग करने वाले मुकदमों से बचाना है, ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है उनके लिए। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में थी कि एक ही अपराध पर कई मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। ये कैसे संभव है? कंफ्यूजन नहीं होगा इससे? सिद्धांतिक रूप से ये हो सकता है, हाँ, खासकर अगर अपराध का असर कई जगहों पर हुआ हो या क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन को लेकर थोड़ा भ्रम हो। लीजिए कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ जिसके पीड़ित अलग अलग शहरों में है, हो सकता है अलग अलग जगहों पर शिकायतें दर्ज हों और वहां के स्थानीय मजिस्ट्रेट अपनी समझ के हिसाब से संज्ञान ले लें, लेकिन अंततः मुकदमा यानी ट्रायल एक ही अदालत में चलेगा, ताकि विरोधाभासी फैसले न आए और प्रक्रिया व्यवस्थित रहे। कानून में इसके लिए भी प्रावधान है। और बीएनएसएस में जो नए अपडेट्स आए थे, जिनका आपने पहले भी जिक्र किया, उनका संक्षेप में फिर से बता दें। हाँ, दो मुख्य बातें थीं। पहला, विशेष कानूनों के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने की बात को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, ये क्लैरिटी लाता है। और दूसरा, पुलिस रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करने की इजाज़त। ये प्रक्रिया को तेज और आधुनिक बनाने में मदद करेगा, जो बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? संज्ञान की प्रक्रिया का सार क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो? सार ये है कि संज्ञान लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये आपराधिक न्याय प्रक्रिया का एक बेहद महत्वपूर्ण द्वारपाल चरण है, गेट कीपिंग फंक्शन है। ये वो पहला मौका है जब कोई न्यायिक अधिकारी मामले को देखता है और तय करता है कि क्या इसमें आगे बढ़ने लायक कानूनी तत्व हैं
ये सुनिश्चित करता है कि अदालत का कीमती समय और संसाधन उन्हीं मामलों पर खर्च हों जिनमें वास्तव में कुछ आधार है। ये अपराध पर न्यायिक नजर डालने की शुरुआत है। और इसे समझना एक आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी है? हम क्यों बात कर रहे हैं इस पर? देखिए, इसे समझने से ये साफ होता है कि कैसे एक शिकायत या एफआईआर असल में एक कोर्ट केस में बदलती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये पारदर्शिता लाता है और हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारी न्याय प्रणाली काम कैसे करती है, कम से कम शुरुआती स्टेज पर। ये जानने से लोग अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक हो सकते हैं और प्रक्रिया को बेहतर समझ सकते हैं। स्रोत सामग्री का अंत एक बहुत अच्छी बात से होता है। कानून को अपनी शक्ति बनाइए। शायद इस प्रक्रिया को समझना भी उसी शक्ति का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक अंतिम विचार शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया, ये शब्द संज्ञान सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल, जटिल लगें, पर ये समझना कि न्याय का पहिया असल में घूमना शुरू कैसे होता है, ये कानून को सिर्फ जानने से आगे बढ़कर उसे महसूस करने जैसा है। अगली बार जब कोई सुने कि किसी आपराधिक मामले की शुरुआत हुई है, तो क्या वो एक पल रुककर सोचेगा कि उस शुरुआती नाजुक मोड़ पर, उस संज्ञान लेने के क्षण में पर्दे के पीछे असल में क्या हुआ होगा? कैसे एक मजिस्ट्रेट ने तथ्यों को तौलकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये फैसला लिया होगा कि न्याय की गुहार सुनी जानी चाहिए या नहीं? ये सोचने वाली बात है ना?